अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी मेहमान स्टूडेंट। हमारा चैप्टर बायो एनर्जेटिक कंटिन्यू है, जिसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने उसके इंट्रोडक्शन को समझा, उसके बाद हमने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक फोस्फोराइलेशन को डिस्कस किया। फोस्फोराइलेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। हम समझ रहे थे कि किस तरीके से तीन मुख्तलिफ एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए एटीपी बनाई जा सकती है। सही है। एंड में मैंने आपको बताया कि फोस्फोराइलेशन दो प्रोसेस से होता है, एक है फोटोसिंथेसिस और दूसरा है रेस्पिरेशन। तो आज हम फोटोसिंथेसिस को समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस करके किस तरीके से एनर्जी ली जाती है लाइट से, और फिर उस लाइट की एनर्जी को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। सही है। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस की तरफ आए तो फोटोसिंथेसिस चैप्टर आप बायोएनर्जेटिक पहले 9th क्लास में पढ़कर आ चुके। फोटोसिंथेसिस का आपको थोड़ा बेसिक पता है, और 9 वाले स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपने भी साइंस में थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस को समझा होगा। अब हम इन डिटेल यहाँ पे पूरा टॉपिक समझेंगे आपकी बुक की मदद से, और साथ ही इक्वेशन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये वीडियो क्लास 9 और एज यूजुअल क्लास फर्स्ट ईयर दोनों के लिए है, क्योंकि आपकी ये चैप्टर काफ़ी रिजेंबल है। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है और सारे टॉपिक सेम है। ठीक है। तो 9 वाले जो है उनको मैं इंशाल्लाह बेसिक से समझाऊंगी, और फर्स्ट ईयर वाले जो है उनको मैं दोनों टॉपिक समझा दूंगी जो जो उनकी बुक में है। ठीक है। और आपकी बेसिक भी रिवीजन हो जाएगी। सही है। अच्छा, अब हम फोटोसिंथेसिस की तरफ आ जाते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस एक लिविंग प्रोसेस है। ठीक है। ये एक लिविंग प्रोसेस है, तो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। प्लांट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है। बस यही प्रोसेस हमारे पास फोटोसिंथेसिस कहलाता है। यानी ऐसा प्रोसेस, ऐसा लिविंग प्रोसेस जिसके अंदर लाइट एनर्जी कौन सी? सनलाइट। ठीक है। सन की जो रोशनी है, सन की जो एनर्जी है, वो कन्वर्ट की जाती है केमिकल एनर्जी में। ठीक है। किस तरीके से कन्वर्ट हो रही है वो हम डिस्कस करेंगे उसका प्रोसेस, लेकिन ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है क्या? ये सनलाइट की एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी में। ठीक है। उसके बाद लिखा है इनटू एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और जब हमारे पास वही एनर्जी जो हमने सन से लेके केमिकल में कन्वर्ट की, जब वही एनर्जी स्टूडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होती है, तो यही पूरा जो मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, वो कहलाता है फोटोसिंथेसिस। सही। उसके बाद लिखा है बायोकेमिकल्स एनाबॉलिक प्रोसेस। बायोकेमिकल्स कौन से? वही है जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है, जो मॉलिक्यूल्स है। अब ये बायोकेमिकल जो है ये एनाबॉलिक प्रोसेस करते हैं। एनाबॉलिक का मतलब होता है बनने का अमल, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स को बनाएंगे। कैटाबॉलिक हमारे पास क्या है? ये दोनों एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, ये दोनों प्रोसेस है किसके? मैकेनिज्म के। जो हमारे पास मैकेनिकल प्रोसेस होते हैं, उसी मैकेनिकल प्रोसेस के दोनों टाइप है। बेसिकली होता क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस जब हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं, उसी को हम मैकेनिकल प्रोसेस कह रहे हैं। अब उसमें एक अमल वो होता है जिसमें चीजें, मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं एनाबॉलिक। बनने का अमल जब होता है, जब वही मॉलिक्यूल टूटते हैं मुख्तलिफ प्रोसेस करने के लिए, बन के फिर टूटते भी हैं। ठीक है। टूटेंगे तो हमें एनर्जी देंगे, तो जब वो मॉलिक्यूल टूटते हैं तो उस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिक कहते हैं। सही है। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है? एनाबॉलिक, यानी कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई मॉलिक्यूल बन रही है। सही है। अब लिखा है हमारे पास कि जब एनाबॉलिक होगा, यानी कि वो प्रोसेस जहां पर कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होगा, यानी जो मॉलिक्यूल बन रहा है बाय द हेल्प ऑफ एनाबॉलिक प्रोसेस, वो कौन सा मॉलिक्यूल है? कार्बोहाइड्रेट है। यानी फोटोसिंथेसिस में हम बेसिकली एक एनाबॉलिक प्रोसेस करते हैं और कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद लिखा है फ्रॉम। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, तो जब आप कोई भी रेसिपी बनाओगे तो आपके पास इंग्रेडिएंट्स तो होने चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल हो रही है? किन चीजों से कार्बोहाइड्रेट बन रहा है इस प्रोसेस में? फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन क्लोरोफिल सेल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपसे कोई ये पूछे, 9th क्लास वाले स्टूडेंट और फर्स्ट ईयर के लिए भी वाइवा में, कि फोटोसिंथेसिस, देखो ये बात तो आपको बेसिक पता है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट ही करता है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्लांट इसलिए करता है कि प्लांट में सलाहियत है कि वो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर कर सके। क्या हम ह्यूमन बीइंग सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करके कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। अगर हम कर सकते होते तो हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है। हम लेकिन डिपेंडेड है। सही है।
हम क्या है, हम डिपेंड करते हैं, प्राइमरी हम लोग हैं कि हम प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं कि वो खाना बनाएगा। जैसे प्लांट है, जैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसके ऊपर हम, जिनके गोश्त के ऊपर, मीट के ऊपर, वेजिटेबल्स पे, फ्रूट्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम में ये सलाहियत नहीं है कि हम सनलाइट से क्या करें, एनर्जी बनाए, कन्वर्ट करें, मॉलिक्यूल्स बनाए और फिर अपना फूड बनाए, नहीं कर सकते। लेकिन प्लांट कर सकते हैं। तो प्लांट क्यों कर सकते हैं, रीजन क्या है? रीजन ये है कि अल्लाह ताला ने उन्हें क्लोरोफिल या सेल दिया है, यानी क्लोरोफिल दिया है। क्लोरोफिल एक सेल ऑर्गेनल है जो कि सनलाइट को क्या करता है, कैप्चर करता है। हमें वो सेल नहीं है। तो मेन जो यहाँ पे चीज है वो दो है, एक क्लोरोफिल या सेल। क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल सेल होगा, तभी तो वो प्लांट खाना बनाएगा। तो दो जो चीजें हैं वो बहुत अहम है, एक सनलाइट और एक क्लोरोफिल या सेल, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास एक इंग्रेडिएंट आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, एक हो गया वाटर H2O, साथ ही क्लोरोफिल या सेल यानी क्लोरोफिल। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की रोशनी में सनलाइट होगा तभी ये प्रोसेस फिर अमल में आएगा और फिर इस तरीके से एनाबॉलिक प्रोसेस होगा और कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट, आपसे फोटोसिंथेसिस पूछा जा सकता है वरना एमसीक्यूज में आ सकता है, लेकिन हम जो अब टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस, कि जो सनलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की मौजूदगी में हो रहा है ना फोटोसिंथेसिस, तो लाइट का क्या इंपॉर्टेंट रोल है फोटोसिंथेसिस में, उसे समझेंगे, सही है। तो ये टॉपिक आपका पेपर में आ सकता है, सही है। फोटोसिंथेसिस आप इसके साथ थोड़ा सा डिफाइन कर दोगे जिस तरह आपकी बुक में, लेकिन क्लास 9 का फोटोसिंथेसिस अलग से आ सकता है, उसके साथ आप एक छोटी सी डायग्राम और इक्वेशन आपने लाजमन लिखनी है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो हम 9 की बुक से आप डिस्कस कर लें, आप देख लो ताकि आपको बेसिक समझ आ जाए। अच्छा, 9 वाले स्टूडेंट आप बुक देख लें एक बार। बुक में हमारे पास पेज नंबर है 121 पेज नंबर, टॉपिक 7.2 फोटोसिंथेसिस, क्योंकि 9 की बुक में ये चैप्टर नंबर 7 है, टॉपिक दूसरा, सही है। अच्छा, यहाँ पे पूरे प्रोसेस वही लिखा है कि किस तरीके से हम क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, एक बायोमॉलिक्यूल यानी कार्बोहाइड्रेट को बना रहे हैं। लिखा है फोटोसिंथेसिस इज द फंडामेंटल प्रोसेस। फंडामेंटल प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इन विच बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जैसे ऑक्सीजन, प्रोड्यूस होगा फॉर ऑल बायोमॉलिक्यूल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है ये तमाम बाकी बायोमॉलिक्यूल्स और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, यानी कि प्लांट से ना सिर्फ एनिमल्स, ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग, बल्कि और भी मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑक्सीजन हासिल करते हैं। और ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल रही है? ये ऑक्सीजन हमें वहीं से मिल रही है जब फोटोसिंथेसिस होगा, तो वहां पे कार्बोहाइड्रेट ना सिर्फ बनेगा बल्कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी रिलीज होगा, और वही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाकी बायोमॉलिक्यूल्स और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा है दिस प्रोसेस इज कैरी आउट बाय क्लोरोफिल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रोसेस तभी होगा स्टूडेंट जब क्लोरोफिल होगा। कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, अलगा एंड सम प्रोटोजोन। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया, कुछ प्लांट, कुछ प्रोटोजोआ है, कुछ फंजाई है, उन्हीं के पास ये क्लोरोफिल मौजूद है, क्लोरोफिल या सेल है, तो वही ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अमल में लाएंगे, सही। उसके बाद लिखा है वर्ड फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसाइज मीन्स टू प्रिपेयर। फोटो मीन्स लाइट, यानी कि लाइट की रोशनी होगी, सनलाइट होगी, और प्रिपेयर कहते हैं हम, यानी जो सिंथेसाइज है, बनाना, मैन्युफैक्चर करना, ठीक है। प्लांट यूटिलाइज सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अच्छा, प्लांट क्या करते हैं? यूटिलाइज, यानी वही इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करते हैं। कोई ना कोई चीज बनाने के लिए हमें किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, तभी तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो जो रिएक्टेंट है दैट इज कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और वाटर के। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी अमाउंट होगी? 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 6 हमारे पास H2O, वाटर के मॉलिक्यूल, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन करेंगे किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की और यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में। जब सनलाइट के प्रेजेंट में और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में स्टूडेंट रिएक्शन होगा तो ऐसे नतीजे में हमें क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की शक्ल में मिलेगा, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखिएगा C6H12O6, आपकी बुक में लिखा है, ठीक है। फिर हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और साथ ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होगा जो कि एसेंशियल मॉलिक्यूल है फॉर अदर बायोमॉलिक्यूल्स और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट।
उसके बाद लिखा है स्टूडेंट कि इन द एंड हमारे पास क्या होगा कि जो क्लोरोफिल है ये रिएक्ट करेगा पिगमेंट ऑफ लाइट क्लोरोफिल, यानी कि हमारे पास बेसिकली जो लाइट है। अब देखो वही सवाल आ रहा है एंड में आपके इसी पैराग्राफ में, आगे जो बात बताई जा रही है वो यही बात बताई जा रही है कि क्लोरोफिल किस तरीके से ट्रैक कर रहा है लाइट की एनर्जी को। सही, तो वो चीज हम साथ ही डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर कि रोल ऑफ लाइट क्या है फोटोसिंथेसिस में। सही है, तो अगर आपसे 9th क्लास को मैं कह रही हूँ, अगर आपसे अलग से सवाल पूछा जाए कि किस तरीके से क्लोरोफिल ट्रैप कर रहा है, तो ये आपके पास टॉपिक जो है रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस, आप ये हेडिंग लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने फोटोसिंथेसिस को अच्छे तरीके से बेसिक और एडवांस कहने आप 9 में बेसिक, फर्स्ट ईयर में एडवांस लेवल पे समझ लिया। राइट, कोई भी चीज फोटोसिंथेसिस में ना समझ आई हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब हम अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। लाइट का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, क्या रोल है उसे समझते हैं। लिखा है लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी की फॉर्म है, वो एनर्जी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो प्लांट इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उससे एटीपी बना रहे हैं। सही है, लिखा है डिस्क्राइब एज अ वेव एंड पार्टिकल्स। अब ये जो लाइट आ रही है ये किस सूरत में आ रही है? वेव की सूरत में और पार्टिकल्स की सूरत में। सही है, क्योंकि जब लाइट ट्रेवल करके आएगी, लाइट जब कैप्चरिंग होगी, सनलाइट क्लोरोफिल जब कैप्चर करेंगे इसको लाइट में से एनर्जी को, तो वो किसी न किसी सूरत में आएगी। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग वेव और पार्टिकल्स की सूरत में। राइट, अच्छा, ये कंपोज होती है ऑफ पॉकेट ऑफ एनर्जी। जिस तरीके से हमारे लंग्स के अंदर पॉकेट ऑफ एल्वोलाई है, ठीक है, यानी एल्वोलाई क्या है? पॉकेट ऑफ ऑक्सीजन है। इस तरीके से हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पॉकेट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, उसके बाद लिखा है जिसे हम क्वांटा एंड फोटोन कहते हैं। प्लांट आर कैपेबल ऑफ यूजिंग ओनली अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ विजिबल लाइट। प्लांट जो है वो क्या करता है? वो ये सलाहियत रखता है कि वो एक स्मॉल पोर्शन क्या करे? वो स्मॉल पोर्शन ले ले, किसका? विजिबल लाइट का। ठीक है, यानी कि आपकी बुक में ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ देखें 9th क्लास वाले, आप पिक्चर में देख ले। अच्छा, अब इस ग्राफ में क्या है? पूरा पोर्शन लाइट का नहीं लेगा, कुछ पोर्शन, कुछ स्मॉल पोर्शन लेगा विजिबल लाइट का। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, बाय द पिगमेंट कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर जैसी विजिबल लाइट मिली, इसने क्या किया? विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया क्लोरोफिल ने। सही है, एब्जॉर्ब करेगा किसकी मदद से? पिगमेंट की मदद से। क्लोरोफिल के पास एक पिगमेंट है ग्रीन कलर का, क्लोरोफिल ग्रीन पूरा होता है, उसी की वजह से पूरा प्लांट ग्रीन ग्रीन होता है। क्यों? क्योंकि वो पिगमेंट, वो कलर जो है वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा लाइट को। ठीक है, अब वो पिगमेंट जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, जो कि क्लोरोप्लास्ट में मौजूद है, ईच पिगमेंट हैज इट्स ओन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से आपका एक रीजनिंग क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। वो आंसर ये स्टूडेंट कि हमारे पास एक जो हमारे पास पिगमेंट है उसके पास अपनी स्पेक्ट्रम है, प्रॉपर्टीज। देखिए, हमारे पास हर स्टूडेंट के पास अपनी अपनी कोई ना कोई स्किल है, कोई ना कोई सलाहियत है। तो हम क्या करेंगे, जब हम फॉर एग्जाम्पल एक टीम वर्क कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हर स्टूडेंट में जो जो सलाहियत है हम उसको इस्तेमाल करेंगे और एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छी चीज, एक अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। ऐसा ही होता है। अब इस तरीके से हमारे पास जो पिगमेंट्स है, सब पिगमेंट्स के पास अपनी अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी अपनी सलाहियत है। तो ऐसे नतीजे में क्या होगा, जब एब्जॉर्प्शन होगी लाइट से, तो क्या करेंगे, हर पिगमेंट अपने हिसाब से लेंगे। तो जब ऐसे में हम रिजल्ट देखेंगे ग्राफ में, तो कभी भी ग्राफ सेम नहीं आएगा। सही है, जैसे आपके पास क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है, तो क्लोरोफिल ए ने अगर 40% लाइट को जो है ना वो एब्जॉर्ब किया है एनर्जी को, और क्लोरोफिल बी ने 60, तो आप कहोगे पिगमेंट तो दोनों में है, चेंज क्यों आया? चेंज आया कि पिगमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो अपनी सलाहियत के अकॉर्डिंग, अपने लाइट स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब करेगी। सही है, तो इस वजह का डिफरेंस आएगा ग्राफ में। बात लिखा है लाइट एनर्जी कैप्चर्ड बाय लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। मैंने जब आपको क्लोरोप्लास्ट का पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, समझाया था, 9 वाले स्टूडेंट ने भी पढ़ा होगा चैप्टर 4 में, आई गेस, कि हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट होता है वहां पे डिस्कस किया था कि जो चीज लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, वो हमारे पास कहलाती है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स।
LHC, ठीक है। ये क्या करेगी, ये रैपिडली ट्रांसफर करेगी, एनर्जी को लेके डायरेक्ट नहीं लेगी बल्कि ट्रांसफर करना शुरू करेगी रैपिडली। रैपिडली का मतलब होता है बहुत तेजी के साथ, तेजी से ट्रांसफर करेगी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में जो कि प्रेजेंट है फोटोसिंथेसिस में। जैसे एनर्जी पिगमेंट, अच्छा एनर्जी, लाइट की एनर्जी को कैप्चर करेगा पिगमेंट, पिगमेंट कैप्चर करते ही फिर वो ट्रांसफर करना शुरू करेगा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स लेंगे और फिर उसे फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल इंडिकेट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जो एब्जॉर्प्शन हो रही है ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल के लिए इंडिकेट्स करेगा। कुछ कलर्स ऐसे हैं वो कलर्स से बताएगा कि यहाँ से हमने एनर्जी को एब्जॉर्ब करनी है। अच्छा, ये एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम करता है ब्लू एंड रेड पार्ट में। अब आप देखिए ग्राफ में जो कलर्स है उसमें ब्लू और रेड पार्ट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद लिखा है बिटवीन 430 नैनोमीटर टू 670 नैनोमीटर। अब आपको अराउंड अमाउंट बता दी कि कितने जो है ना वो एब्जॉर्प्शन होगी, यहाँ पे 430 से लेके अराउंड 670 के क्या होगी एब्जॉर्प्शन होगी। और इंडिकेट कलर क्या है, रेड और ब्लू, ठीक है। उसके बाद लिखा है एब्जॉर्प्शन पीक्स ऑफ कार्टेनॉइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज फ्रॉम ऑफ क्लोरोफिल्स। अब वही चीज मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर क्या कर रहा था, ये पिगमेंट की वजह कर चेंज ग्राफ बना रहा था, तो जो डिफरेंस आएगा वो कार्टेनॉइड क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी के दरमियान आएगा। अभी हम आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि कार्टेनॉइड्स किस तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल ए और बी कहाँ पर है और किस तरीके से ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सही है। बस आपने ये याद रखना है कि तीनों एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंस ग्राफ बनाएंगे, उनके जो अमाउंट होगी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की वो चेंज होगी, उसमें फर्क आ जाएगा, सही है। किसकी वजह कर फर्क आएगा, ड्यू टू पिगमेंट, पिगमेंट की वजह कर फर्क आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखा है फोटोसिंथेसिस पिगमेंट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी। अब जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है इसमें जो पिगमेंट्स है, पिगमेंट भी एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं। जिस तरह लाइट का एक रोल है इस तरह पिगमेंट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस प्रोसेस में। लिखा है डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन, अच्छा ये जो डिफरेंट वेवलेंथ जो ड्राइव हो रही है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इसे हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, कौन से लाइट को, जो लाइट हमारे पास फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होगी उसको हम एक्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे, ठीक है। स्पेक्ट्रम ऑफ एब्जॉर्प्शन तो हमारे पास हो रही है, मुख्तलिफ हमारे पास जो है कलर्स हैं, लेकिन वो कलर या वो स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम जो एब्जॉर्ब होने के बाद फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और हम एक्शन स्पेक्ट्रम लेंगे कि वो अमल में लाए जा रहे हैं, वो एक्शन में आए जा रहे हैं, उनसे काम लिया जा रहा है, तो हम कहेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस, सही। उसके बाद लिखा है क्लोरोफिल जो है आर नॉट पैरेलल, क्लोरोफिल जो है वो पैरेलल नहीं होता। उसके साथ ही नैरो नॉट एज डीप, ना ही इतना नैरो में और ना ही डीप में। डिफरेंस अकर ड्यू टू द पिगमेंट, डिफरेंस क्यों आता है ग्राफ में, पिगमेंट की वजह का। लाइट एब्जॉर्ब इन दिस जोन पास क्लोरोफिल एंड कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी रेड एंड ब्लू पार्ट, वही बात जहां से इंडिकेट हो रहा था उसे रेड और ब्लू पार्ट से क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा और कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में, सही। अच्छा, दोबारा से हम रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या समझा। हम डिस्कस कर रहे थे फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस कहाँ से आया है स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस आया है फोस्फोराइलेशन, यानी कि हम जब फोस्फोराइलेशन करेंगे, फोस्फोराइलेशन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एटीपी क्यों बना रहे हैं, ताकि बाकी केमिकल प्रोसेस को कर सके। एटीपी एनर्जी है, एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हमें तो एनर्जी मिल रही है लेकिन वो एडीपी की सूरत में, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट की सूरत में, उसको ट्राई बनाने के लिए हमें एक और एनर्जी का इजाफा करना पड़ेगा। वो एनर्जी हमें तीन सूरत में मिल सकती है, एक तो ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडेटिव एनर्जी किसी मॉलिक्यूल से हासिल कर सकते हैं, दूसरा फॉस्फेट, एक और फॉस्फेट को शामिल करेंगे तो वो डाई से ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा, या फिर हम लाइट एनर्जी को लेंगे, सही है। तो ये तीनों जो एटीपी को बनाने का तरीका है ये हमारे पास कहलाता है फोस्फोराइलेशन। फोस्फोराइलेशन दो तरीके से होती है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की
तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा लिविंग प्रोसेस है जो कि एनाबॉलिक प्रोसेस करता है। एनाबॉलिक का मतलब होता है बनाना। एनाबॉलिक कहते हैं बनाने को, यानी कोई मॉलिक्यूल बन रहा है। तो यहाँ जो मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा मॉलिक्यूल? ग्लूकोज, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास स्टार्च भी है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में क्योंकि चूंकि कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीसेकेराइड है, तो हमने पढ़ा था कि वहां पे स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ग्लूकोज बनेगा। अब ये जो ग्लूकोज हमारे पास है, ये ग्लूकोज किस तरह बनेगा? दो चीजें कंपल्सरी है, दैट इज लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल सेल। क्लोरोफिल या सेल लाइट एनर्जी के साथ जब मिलेगा तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, साथ ही ऑक्सीजन भी रिलीज होगा। वो ऑक्सीजन हम इस्तेमाल करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही कुछ बायोमोलिक्यूल्स में भी इस्तेमाल होंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में चूंकि लाइट का जिक्र किया गया है, तो लाइट के रोल को हमने समझा कि लाइट का रोल क्या है। लाइट का रोल ये है कि लाइट एनर्जी को क्या करेगा, यानी जो लाइट एनर्जी है वो हमारे पास कैप्चर होगी, एब्जॉर्ब होगी, किसकी सूरत में? वेव की और पार्टिकल्स की सूरत में। वेव और पार्टिकल्स जो है वो एक पॉकेट ऑफ एनर्जी है। ये हमें जो मिल रहे हैं वेव स्पेक्ट्रम की सूरत में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इंडिकेट कलर क्या है? रेड, ब्लू। कितने होगा? अराउंड हमारे पास बता दिए, अबाउट 430 नैनोमीटर टू 670 नैनोमीटर के अराउंड। ग्राफ में डिफरेंस क्यों आएगा? पिगमेंट्स की वजह कर। पिगमेंट का रोल क्या है? पिगमेंट किस तरीके से हो रहा है, पिगमेंट को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, अब आ जाते हैं हम पिगमेंट्स के ऊपर कि पिगमेंट किस तरीके से अमल कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ठीक है। तो अगर हम पिगमेंट को देखें, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं? सबसे पहले पिगमेंट हम किसको कह रहे हैं? वो सब्सटेंस जो प्लांट में एब्जॉर्ब कर रहा है विजिबल लाइट को, ठीक है। हमारे पास वो इंग्रेडिएंट, वो सब्सटेंस जो प्लांट पे विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पिगमेंट्स कहते हैं, सही। इसके साथ ही डिफरेंट पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को इन डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है। हर पिगमेंट का अपना एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, तो अपने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से क्या करते हैं? वो लाइट को अपने वेव में क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। तो डिफरेंट पिगमेंट है तो उनके एब्जॉर्प्शन का जो वेवलेंथ होगा वो भी डिफरेंट होगा। अब ये जो पिगमेंट है, दीज पिगमेंट आर इम्पोर्टेंट इन द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। वही चीज जिस तरह लाइट इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है, इस तरह पिगमेंट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिगमेंट एब्जॉर्ब करेगा तभी तो फिर हम चेंज कर सकेंगे ना केमिकल एनर्जी में। हम तो नहीं करेंगे, प्लांट करेंगे, तो तभी तो करेंगे जब पिगमेंट उनको लाइट देगा एब्जॉर्ब करके, तो फिर वो चेंज करेंगे। तो सिर्फ देने में और चेंज कराने में भी इसका रोल है। लिखा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस आर द क्लोरोफिल्स एंड कार्टिनॉइड। अब वो दो इंपॉर्टेंट पिगमेंट जो कि रिक्वायर्ड है किस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। वो दो पिगमेंट है हमारे पास, एक तो क्लोरोफिल्स, दूसरा है कार्टिनॉइड, ठीक है। अच्छा, क्लोरोफिल यहाँ पर हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो मुख्तलिफ होंगे इनटू ए, बी, सी एंड डी एंड ई। तो जरूरी नहीं है कि एक क्लोरोफिल हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे बेसिकली क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, सी है, डी है, सिर्फ मुख्तलिफ क्लोरोफिल को हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए नाम दिया हुआ है, सही है। इसके साथ ही दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है यूज होगी, दैट इज कार्टिनॉइड। कार्टिनॉइड हमारे पास क्या है? बेसिकली लिपिड की एक क्लास है, लिपिड की क्लास है टर्पेनॉइड। टर्पेनॉइड्स के टाइप है हमारे पास स्टीरॉइड, कार्टिनॉइड, प्रोस्टोग्लैंडियस, ठीक है। तो ये सारी टाइप है। तो उसमें से हमने डिस्कस किया था जो कार्टिनॉइड्स होते हैं इनके पास कुछ पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यही पिगमेंट जो है वो यहाँ पर एसेंशियल है, रिक्वायर्ड है कि वो इसमें फोटोसिंथेसिस में अपना कंट्रीब्यूशन दे, अपना काम करे, ठीक है। उसके साथ लिखा है कि क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल है मुख्तलिफ है। अगर हम क्लोरोफिल का फॉर्मूला देखें तो क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला जो है वो है कार्बन 55, हाइड्रोजन 72 एंड ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4 एंड मैग्नीशियम, सही है। अच्छा, अगर आपसे ये सवाल आए, ये पूछा जाए कि यहाँ पर जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए हो, बी हो, सी हो, ये क्यों मुख्तलिफ है, इनके पिगमेंट का रेशियो क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला डिफरेंट है। तो जब एम्पेरिकल फॉर्मूला डिफरेंट होगा स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली उनका पिगमेंट भी फर्क होगा, और पिगमेंट में फर्क होगा तो जो वेवलेंथ आएगी, वेवलेंथ जो हम एब्जॉर्ब करेंगे लाइट की, वो भी मुख्तलिफ, ठीक है। तो जो फर्क है, मेन फर्क वो एम्पेरिकल फॉर्मूला का है कि जैसे आपको क्लोरोफिल ए का एम्पेरिकल फॉर्मूला बताया,
1 है, नाइट्रोजन 4 है, ठीक है। और अगर हम बात करें क्लोरोफिल बी की, तो क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला देखें, कार्बन 55, हाइड्रोजन 70, जबकि यहाँ पे 72 था, ऑक्सीजन 6, वहां पे ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन की तादाद वही है 4 और मैग्नीशियम। तो सिर्फ हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में एक ज्यादा और एक कम है, इस फर्क से ही पूरा स्पेक्ट्रम क्या होगा, डिफरेंट होगा, ग्राफ में फर्क आएगा, सही। लिखा है क्लोरोफिल्स मॉलिक्यूल हैज टू मेन पार्ट। अब क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल है उनके पास दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। लिखा है एक होता है फ्लैट स्क्वायर जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जो हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, तो वाटर मॉलिक्यूल से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये पार्ट है क्लोरोफिल का। एक पार्ट हमारे पास फ्लैट होता है, स्ट्रक्चर बताया कि फ्लैट है, स्क्वायर है और कैसा है, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हाइड्रोफिलिक है, वाटर से इसको कोई इशू नहीं है, वाटर लविंग है। अच्छा, ये पार्ट हमारे पास कहाँ पे होता है, हेड में होता है, क्लोरोफिल के हेड में। और क्लोरोफिल का जो अदर लॉन्ग हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक यानी जिसे वाटर से फोबिया है, वाटर से इरिटेशन है, वाटर लविंग पार्ट नहीं है, वो हाइड्रोकार्बन का है और वो हमारे पास टेल है, ठीक है। तो एक पार्ट आपके पास जो है वो हेड आ गया और नीचे उसकी टेल आ गई, तो टेल हमारे पास वाटर लविंग नहीं है, हेड हमारे पास वाटर लविंग है, ठीक है। उसके बाद लिखा है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मेनली एब्जॉर्ब वॉयलेट ब्लू एंड ऑरेंज रेड कलर, ठीक है, फ्रॉम विजिबल लाइट। कलर आपको बता दिया है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मेनली एब्जॉर्ब करेंगे वायलेट ब्लू एंड ऑरेंज। अच्छा, वहां पे इंडिकेट लिखा हुआ था कि इंडिकेट करेंगे रेड ब्लू से, या आपकी बुक में इंडिकेट किया गया था रेड ब्लू से, बट क्लोरोफिल मेनली ऑब्जर्व किसको करेंगे, मेनली एब्जॉर्ब करेंगे वो वायलेट ब्लू को या ऑरेंज रेड को, ठीक है, कहां से, विजिबल लाइट से। अच्छा, उसके अलावा ग्रीन, येलो एंड इंडिगो आर लीस्ट एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल्स, देयरफॉर प्लांट अपीयर ग्रीन ग्रीन। प्लांट अपीयर होता है ग्रीन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे येलो, ग्रीन और हमारे पास कुछ इंडिगो कलर है जो एटलीस्ट एब्जॉर्ब होता है क्लोरोफिल में, तो इसलिए प्लांट ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा पिगमेंट का काम होता है। अब यहाँ पे एक चीज ये कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कार्टेनॉइड किस तरीके से मिलके वर्क कर रहे हैं, तो आपकी बुक में लिखा है पेज नंबर 74, फर्स्ट ईयर की बुक में पेज नंबर 74 के ऊपर कार्टेनॉइड्स जो लिखा है वहां से डिस्कस करते हैं। लिखा है कार्टेनॉइड जो है वो येलो, रेड, ऑरेंज को क्या करता है, पिगमेंट्स को एब्जॉर्ब करता है, और साथ ही हमारे पास ब्लू, वायलेट को क्या करता है। अच्छा, ये कलर, इनको स्पेसिफिक कलर बता दिया गया, तो जैसे जैसे कलर होगा वैसे वैसे ये पिगमेंट क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। अगर थोड़ा थोड़ा भी कोई कंट्रीब्यूट करेगा तो इस तरह हमें एक अच्छी अमाउंट मिल जाएगी एनर्जी को, प्लांट को, ठीक है। किस तरह मिलेगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब देखें हमारे स्टाफ में डिफरेंट टीचर्स हैं, उनका डिफरेंट वर्क है, राइट। तो किसी भी स्टाफ हो, कोई भी हमारे पास जो वर्क प्लेस हो, वहाँ पे जो कोलीग्स होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनका अपना अपना रोल होता है, अपना अपना वर्क होता है, ठीक है। अब इस तरीके से जब सब साथ लेके अपना वर्क करते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन डालते हैं, तो फिर इस तरह कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी एकेडमी जो है वो चल रही है, या कोई भी जो अब वर्क प्लेस है, तो फिर वो वर्क प्लेस चल रहा है। इस तरीके से इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में स्टूडेंट जब हर पिगमेंट अपने अपना वेवलेंथ के जरिए अपनी लाइट को लेकर आएंगे, एनर्जी ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करके लाएंगे, तो फिर वो इस अमल में, इस प्रोसेस में, जो कि एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस को देंगे, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, फोटोसिंथेसिस में काम होगा। तो अब जो हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल टीचर्स हैं, उनके पास काम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो हमें पता है कि फलां टीचर जो है वो इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, तो वो ये जो चीजें हैं वो कलेक्ट करके लाके देंगे, ये पेपर, वो सब्जेक्ट अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का लेकर आएंगे। फला टीचर है तो वो ये लेकर आएंगे, किसी का काम नोट्स बनाना है तो उनसे हम नोट्स कलेक्ट करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर इस प्रोसेस में क्लोरोफिल को पता है कि भाई किस पिगमेंट, हमारे पास कौन सा पार्ट है जिसके पास पिगमेंट है। अब कार्टेनॉइड की बात आपको बता दिया कि ऑरेंज इंडिगो कलर है, येलो कलर है, तो फिर वो वही कलर से जो है ना, वो जितनी लाइट अट्रैक्ट होगी, जितनी लाइट ट्रैप होगी, वो इस लाइट को लेकर आएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, कार्टेनॉइड सारा दे देंगे क्लोरोफिल ए को, देन फाइनली क्लोरोफिल ए क्या करेगा, फिर क्लोरोफिल बी को, फिर ये जब बी पे जाके सारी एनर्जी मिलेगी, देन वो फिर फोटोसिंथेसिस को देंगे, और फिर यहाँ पे फूड बनेगा, यानी ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट में लिखा है, उसे भी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट, ताकि आपके लिए याद करना आसान हो जाए। लास्ट में क्या लिखा है, सम कार्टेनॉइड आल्सो प्रोटेक्ट
क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, कुछ कार्टिनॉइड्स क्या करते हैं, खुद ही प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिलियस मॉलिक्यूल को, ठीक है, फ्रॉम हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो कार्टिनॉइड, क्योंकि कार्टिनॉइड सबसे पहले खड़ा है, आगे लीड कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो खुद ही प्रोटेक्ट करेगा बाकी पीछे क्लोरोफिल को। सही, किससे प्रोटेक्ट करेगा, हमारे पास वो प्रोटेक्ट करेगा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी से, जो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट, ह्यूज अमाउंट में जो हाई इंटेंसिटी है लाइट की, उससे प्रोटेक्ट करेगा। उसके साथ ही लिखा है ह्यूमन आई कार्टिनॉइड्स आर आल्सो प्रिवेंट। अच्छा, इस तरीके से हमारी आईज में भी कार्टिनॉइड्स है, जो कि क्या करता है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है हाई विजिबल लाइट से, ठीक है। जो हमारे पास जब कहते हैं ना ज्यादा ब्राइटनेस करके हम मोबाइल नहीं देखते, नहीं देखना चाहिए, हमारी आईज जो है वो वीक होगी, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, फुल ब्राइटनेस करके कार्टून देख रहे हैं तो उससे आई साइड वीक हो रही है। हमारी आई में अल्लाह ताला ने कार्टिनॉइड्स रखे हैं जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो एक लिमिट तक प्रोटेक्ट करेगा ना, इन द एंड लाइट आपकी आईज वीक होगी। सही, इस तरीके से जब सनलाइट से वो डायरेक्ट क्लोरोफिल डायरेक्ट मुकाबला करेगा, और अगर ऐसे में लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हुई तो वो उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो कार्टिनॉइड समटाइम प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं, वो बताते हैं कि अभी लाइट जो है वो ज्यादा पीक पर है, लाइट है कितनी नहीं है, अपना एवरेज बताते हैं। तो इसके लास्ट में हमारे पास एक ग्राफ दिया गया है, आपको बताया गया कि कितनी लाइट लेंगे, कितनी लाइट इस्तेमाल होगी, ठीक है, किस तरीके से हमारा बाकी प्रोसेस कंटिन्यू होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट एसेंशियल मॉलिक्यूल के रोल को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही अपने स्पेक्ट्रम के ग्राफ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सबसे पहले फोटोसिंथेसिस को, रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस, और साथ ही इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पिगमेंट्स को। कोई भी चीज आपको ना समझ आई हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।